बस एक हेल्थ इमरजेंसी और मिडिल क्लास गरीबी रेखा के नीचे। ये सब होता था पुराने भारत में। ये नया भारत है और पुराने का क्या हुआ मत पूछिए। शायद पुराने भारत का नए भारत से आधार लिंक नहीं हो पाया या एफआईआर में नाम काट दिया गया। लेकिन ये नए भारत वाली सरकार ने एक आम आदमी के हेल्थ का खर्चा बहुत नीचे ला दिया है। मतलब अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक दिन एक डायरेक्टर आएगा जो ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें ये मास्टर स्ट्रोक दिखाया जाएगा। अभी के लिए हम मेयर मॉडल्स कुछ एग्जिस्टिंग नंबर्स की पड़ताल कर लेते हैं कि सरकार ये दावा किस बेसिस पे कर रही है। इस दावे का धुरंधर है आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे। World's largest health insurance scheme, Pradhan Mantri Jan Arogya Scheme, ensures cashless care, nationwide hospital access and support for the poor, elderly and vulnerable. आयुष्मान भारत ने ही सरकार के मुताबिक हमारी जेब कटने से बचाई है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर बहुत कम कर दिया है। और अब ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है जरा जानिए। जो आम लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं, सीधा सीधा यही मतलब है। ऐसा नहीं कि नाम है एस्पिरेंट और मतलब है बेरोजगार। बिस्कुट खाओ। अब सरकार हमें बता रही है क्योंकि उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर अपनी तरफ से बढ़ा लिया है हेल्थ को लेकर, तो लोगों का हेल्थ केयर पर अपनी जेब से जो खर्चा था वो कम हो गया है। सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं हेल्थ केयर को फाइनेंस करने के। भारत में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा हिस्सा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड का है, यानी OOPE। उसके अलावा है पब्लिक स्पेंडिंग। अब पब्लिक स्पेंडिंग एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म हो जाता है। अगर संबित पात्रा टाइप कोई डोरेमोन हमें देख रहा हो तो उनके लिए बता दूं, पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब सरकार द्वारा पब्लिक पर किया गया खर्च, ना कि पब्लिक द्वारा किया गया खर्च। रोम में राम और ऑस्ट्रेलिया में अस्त्रालय ढूंढ लेने वाले कहीं भी कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, इसीलिए बता देना ठीक रहता है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट कैसे करती है हेल्थ केयर पर स्पेंड। आपकी स्वास्थ्य की सुविधाओं को सब्सिडाइज करके या फिर मुफ्त इलाज के जरिए। बजट का एक हिस्सा भी इसके लिए एलोकेट किया जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस के थ्रू भी सरकार आपका हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बांट लेती है और यही इनका दावा है कि आयुष्मान भारत के पीएमजे की इंश्योरेंस स्कीम के कारण एक आम इंसान का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। The scheme provides health cover of rupees 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to approximately 55 crore beneficiaries. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इंश्योरेंस से आप बस हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। डायग्नोसिस हो या दवाई या दोबारा इलाज और कोई और जरूरत, वो इस स्कीम में कवर्ड नहीं है और ये खर्च आपको ही देना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस के बारे में तो आप जानते ही हैं, प्रीमियम भरते रहो और हर दूसरी सुविधा के लिए एक नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो। अब पीएमजे में हम प्रीमियम तो नहीं भरते, पर ये हमारे टैक्स के पैसों से ही चल रहा है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी ESI और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS जैसे सोशल इंश्योरेंस भी हेल्थ कॉस्ट को कवर करते हैं, पर ये स्कीम बहुत कम लोगों के पास होती है। इन सब के बीच आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर खर्च का सबसे प्रेडोमिनेंट मोड है। अब इस तरह के OOPE बेस्ड सिस्टम में जब भी आपके परिवार में कोई बीमार हो, या तो हम हमारी सेविंग्स खत्म कर देते हैं, एसेट्स बेच देते हैं, सोना गिरवी रख लेते हैं या किसी से कर्ज ले लेते हैं ताकि हेल्थ केयर का खर्चा निकल जाए। पब्लिक हेल्थ केयर की हालत इतनी खराब है कि उसे खुद अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए। अब बीमार से ही क्या इलाज करवाएं? तरस खाकर लोग कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर बोझ नहीं बनना चाहते। लोगों को मजबूरन प्राइवेट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ता है और प्राइवेट में तो हर चीज का अपना रेट कार्ड है। लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल का हाल देखकर प्राइवेट में लोग 4 से 6 गुना ज्यादा पैसे देकर इलाज अपना करा रहे हैं। 2017-18 के नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSS के हेल्थ सर्वे के मुताबिक करीब हर 3 में से 2 पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही प्रेफर करते हैं। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, क्लिनिक सबकी पसंद प्राइवेट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमीर हो या गरीब, हर तबके के लोग प्राइवेट में ही इलाज कराने को हेल्दी समझते हैं। जब सरकार ये हर मामले में पब्लिक को छोड़कर अपने प्राइवेट साथियों को चुनती है, जनता के पास और ऑप्शन क्या है? सबसे गरीब भारतीय जिनका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर 1250 रुपए से भी कम है, उनमें से भी 65% लोग प्राइवेट फैसिलिटीज को अपने लिए बेहतर मानते हैं। ये हाल तब है जब पब्लिक और प्राइवेट के एवरेज कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। पर हॉस्पिटलाइजेशन जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 27,000 से 40,000 तक का खर्चा आता है, यहीं सरकारी हॉस्पिटल में एवरेज कॉस्ट 4 से 5,000 तक ही है। लेकिन अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए लोग पेट काट कर पैसे भर रहे हैं। हर जगह यही हाल क्यों है? सरकारी स्कूल की पढ़ाई हो या सरकार की पुलिस, हम हमेशा प्राइवेट गुंडों के पास जाना क्यों प्रेफर करते हैं? अब अगर इतने सारे लोगों के बीच प्राइवेट की डिमांड है तो वो इस डेस्परेशन का फायदा भी उठाएंगे, दाम और बढ़ाएंगे। सरकार ही प्राइवेट हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड सेट करती है। आपने अभी रिसेंटली इंडिगो वाले मामले में देखा ही होगा। अगर गवर्नमेंट इनविजिबल हो जाए तो प्राइवेट इनविंसिबल हो जाता है। और जब विकल्प प्राइवेट और पब्लिक का नहीं, जीवन और मौत का हो, तो प्राइवेट को कौन हराए? नॉम चॉम्स्की ने हमें बताया है कि जानबूझकर सरकारी सुविधाओं को खस्ता हाल किया जाता है ताकि प्राइवेट आपसे वसूल पाए और सरकार उनसे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चुनाव भी तो उन्हीं के पैसों से लड़ना है। जन स्वास्थ्य अभियान के इंद्रनील बताते हैं, अगर कोई गरीब है तो या तो वो अच्छी देखभाल चुन सकता है या फिर मौत। अच्छी देखभाल का अच्छा खर्चा है, उस खर्चे से फिर चढ़ता कर्जा है। तो ऑप्शन बस क्या है? मजबूरी की मौत या उधार की जिंदगी। स्कूल से बच्चों के नाम तक कटवा दिए जाते हैं, औरतों को एक्स्ट्रा काम लेना पड़ता है, मर्दों को डबल शिफ्ट ड्यूटी लगानी पड़ती है ताकि इलाज हो जाए और उसके खर्च का कर्जा उतर जाए। जान है तो जहान है, और ऐसा जहान जो कर्जे में डूबा हो वो बस तिनकों पर टिका है। बॉडी तो फुल फिट हो भी जाए पर बड़े इलाज के बाद गरीबी और भी बढ़ जाती है। ऐसे में ना वो देखभाल मिलती है ना परिवार को वो पोषण। फिर कोई ठीक होते ही कोई और बीमार पड़ता है और ये साइकिल आपको खींचते रहता है। द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इल हेल्थ कंटिन्यूज। सालाना करीब 5.5 करोड़ इंडियन बीमारी के बिल्स भरने की वजह से गरीबी में ढकेल दिए जाते हैं। डेट ट्रैप में फंसने का एक बहुत बड़ा रीजन यही है। लोग उधार ले लेकर इलाज करवाते हैं और फिर कर्जे के दलदल में धंसते चले जाते हैं। मजबूरी में मोल भाव क्या ही करें, किसी भी शर्त पे, कैसे भी इंटरेस्ट रेट पे बस पैसे मिल जाए ताकि जान बचाई जा सके। जान बच तो जाती है पर जान छूटती नहीं। अपेरेंटली सरकार ने सब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम कर दिया है। आइए इस झांसे को भी झुटलाते हैं। भारत के नेशनल हेल्थ अकाउंट्स NHA के एस्टिमेट्स एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो जरूर दिखाते हैं, जहां टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर और GDP में OPE का हिस्सा कम होता जा रहा है। और इस गिरावट का ताज गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज और स्कीम्स को पहनाने के लिए लोग रेडी हैं। पर अगर बात इस सरकार और आंकड़ों की हो तो हमें 10 बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार उस गली क्रिकेट टीम की तरह है जो हर बार अपना स्कोर बढ़ाकर बताती है। NHA डेटा हमें ये दिखाता है कि आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग 2013-14 में 64% से 2017-18 में 49% हुई। उसके बाद नए नंबर्स तो आए पर कोई सर्वे नहीं। बस 2017-18 का ये डेटा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट करके हमें बार बार बताया गया। अब इसी मेथड से इन्होंने कहा कि 21-22 में OPE गिरकर 39% हो गया है। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जेब से खर्च का हिस्सा इसलिए कम हुआ हो क्योंकि जेब ही खाली हो गई हो, यानी लोगों का परचेसिंग पावर और टोटल एक्सपेंडिचर ही पहले से काफी कम हो गया हो। इंद्रनील ने भी ये सवाल उठाया कि ऐसा तो नहीं कि लोग आर्थिक तंगी और तनाव के कारण हॉस्पिटलाइज होने से ही तौबा करने लगे हों। बड़े साहब के दोनों बड़े ब्लंडर्स, डीमोनेटाइजेशन और GST, आम लोगों की जिंदगी में बवंडर ला ही चुके हैं। ये एक वेल डॉक्यूमेंट फैक्ट है कि इन दो डिसीजंस ने एक आम आदमी के परचेसिंग पावर को काफी कमजोर किया है। अब परचेसिंग पावर घटा तो हेल्थ भी महंगा हो गया। लोगों ने इलाज और हेल्थ केयर को ही जाने दिया और इन आशंकाओं का आधार भी है। कई डेकेड्स के बाद पहली बार NSS के डेटा ने हॉस्पिटलाइजेशन रेट में डिक्लाइन दिखाया है। ये एक चिंता की बात है। पिछले 4 डेकेड्स में ऐसा डिक्लाइन नहीं देखा गया है, पर जरूरी नहीं कि यही हुआ हो। ये भी हो सकता है कि NSS ने सही तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन का जो डेटा है वो कैप्चर नहीं किया हो और कंपेरेबल डेटा सेट्स कहीं ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स दिखाते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि NHA ने सही अंदाजा नहीं लगाया हो और इसीलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का नंबर कम दिखा रहा हो और अब इस दिखावे को सरकार की उपलब्धि बनाकर उत्सव मना रहे हो। हर आपदा का इवेंट और झूठ का जश्न बना देने वाले
ऐसा करे तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। यहाँ भी आंकड़ों का खेल दिखता है, पर हमें इसी खेल को तो खोलना है, इसीलिए सावधानी से इनके सभी आंकड़ों का आकलन करना चाहिए। चुनाव हो या चुनाव के बाद के नतीजे, इन्हें नंबर गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है। वैसे भी ज्यादा डेटा ये ना ही रिलीज करते हैं, ना ही डेटा सर्वेस कैरी आउट करने किसी और को देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंकड़े कम है, पर अगर हम इन्हें पूरे फोकस के साथ देखें तो बड़ी बातें हमें पता चलती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे से इससे पता चलता है कि 2014 से 2017-18 के बीच OP काफी बड़ा है, जो NHA के क्लेम से एकदम उल्टा है। क्या ये दो एजेंसीज आपस में बात ही नहीं करते? चलिए, ये लोग तो अपना डेटा नहीं मिलाते, पर हमें मिला लेना चाहिए, इसीलिए एक और सोर्स देखते हैं। हेल्थ स्पेंडिंग पर डेटा का एक नया सोर्स है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे यानी CES। 2022-23 के सर्वे को देखें तो समझ आता है कि एक आम परिवार के मंथली बजट का बड़े से बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर में ही जा रहा है, और ये पहले के मुकाबले बड़ा ही है। तो जब हाउस होल्ड बजट में हेल्थ केयर का हिस्सा बड़ा है, इसका सीधा मतलब है कि हेल्थ केयर इस देश के परिवारों के लिए कहीं और महंगा हो गया है और बाकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटा है। एक चीज यहाँ हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि हेल्थ एक्सपेंसेस में अब भी सबसे बड़ा खर्च दवाइयों पर ही होता है। आज भी सेहत पर आउट ऑफ पॉकेट हर 3 में से 4 रुपए दवाइयों पर ही खर्च होते हैं, और ये कॉस्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। अब बात करते हैं सरकार के खर्च के दावों की, यानी पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर की। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का शेयर फाइनेंशियल ईयर 2015 में 29% से बढ़कर 2022 में 48% तक आया है। तो सरकार तो खर्च कर रही है, पर केंद्र की सरकार या राज्यों की सरकार, आइए देखते हैं। जहां स्टेट्स लगभग 58% का शेयर देते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स में यूनियन का शेयर है करीब 42%। सवाल ये भी है कि विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखाने वाले हमें बाकी देशों की तुलना में इस मामले में कहां पहुंचा पाए हैं। ये तो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का हाईएस्ट हिस्सा भारत का ही है, लेकिन पब्लिक स्पेंडिंग में ये कहानी उल्टी पड़ जाती है, और पब्लिक हेल्थ पर हम सबसे कम सरकारी खर्चा करने वाले देशों में आ जाते हैं। यानी कि आम इंसान का अपने जेब से खर्चा हेल्थ पर हाईएस्ट है, पर उसी आम इंसान पर सरकार द्वारा खर्च किया गया हिस्सा सबसे कम। G20 का इतना ढोल पीटा जाता है, मंडपम में जाने के लिए अंड बंड खर्चे किए जाते हैं, उल्टे सीधे रास्ते बना दिए जाते हैं, मगर उन्हीं G20 के देशों में पब्लिक स्पेंडिंग इन हेल्थ केयर में हमारा स्थान सबसे नीचे आता है। 55 लो मिडिल इनकम कंट्रीज में से हम नीचे से 10वें नंबर यानी 46th पोजीशन पर है। ये पोजीशन GDP के % के हिसाब से दिया जाता है, और ये स्थान हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 2021 में दिया था। डेटा का सोर्स, साल और उसका क्राइटेरिया सब देना पड़ता है। हम कोई सरकार थोड़ी है, सरकारों को तो डेटा न देने की भी सुविधा है। ना हमें ये सरकार की सुविधा मिलती है, ना ही ढंग की कोई सरकारी सुविधा। खर्चा बढ़ता भी है तो डेसिमल्स में ही डोलता रहता है, और आज भी हमारी सरकार GDP का सिर्फ 1.9% हेल्थ पर खर्च कर रही है। बाकी देशों के मुकाबले हम गुरु तो छोड़िए, शुरू भी नहीं हुए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लेकिन यही खर्च अगर आप सिर्फ सरकार द्वारा फंड की जाने वाली इंश्योरेंस स्कीम्स पर देखेंगे, तो हमने गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंसेस पर सरकार के खर्च में एक स्टेडी ग्रोथ देखा है। यही कारण है कि PMJ को सरकार एक बड़ा प्रचार मानती है, लेकिन लगातार एलोकेशन के बावजूद इस स्कीम का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। रिसेंट ईयर्स में सेंट्रल हेल्थ बजट का 1% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले PMJ को एलोकेट हुआ है। PM की जय करनी है तो PMJ को ही देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे टैक्स का पैसा ज्यादातर हॉस्पिटल बिल्स रीएम्बर्स करने में या उसका ही इंश्योरेंस प्रीमियम भरने में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि कहाँ नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स, मुफ्त दवाइयाँ या डायग्नोसिस, इन सब सुविधाओं को और दुरुस्त किया जा सकता था, पर ये ना करके सरकार बीमा का सिनेमा दिखा रही है। मैंने पहले ही बताया कि ज्यादातर इंश्योरेंस केवल अस्पताल में भर्ती का ही खर्चा उठाते हैं, ना OPD विजिट्स, ना दवाइयाँ, ना टेस्ट। ऐसे में आम परिवारों के इलाज के खर्च का बोझ कम नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और सिस्टम बेहतर बनाने के लिए फंड मिलते ही नहीं है। फिर बीमा का कीमा खाइए
जाइए और अपने दवा पानी का आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट खुद उठाइए। अगर वाकई पब्लिक बीमा स्कीम से लोगों की जेब कटने से बचती तो जो अमाउंट हॉस्पिटल्स में आम लोग दे रहे हैं वो नीचे गया होता, मगर हुआ इसके ठीक उल्टा है। 75th राउंड का NSS डेटा दिखाता है कि अस्पताल में भर्ती होने की फीस ऊपर ही गई है, खास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जब इंश्योरेंस का अश्योरेंस हो तब मुफ्त सुविधाएं देने का प्रेशर कौन लिए? तभी आज फ्री हेल्थ केयर कम से कम दी जाती है। जब तक जेब में पैसा है तभी तक साहब पूछते हैं कैसा है। अगर मान ले कि खर्च कम हुआ भी है तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा सरकारी अस्पताल का पूरा इस्तेमाल। जहाँ जरूरत है वहाँ तो कोई पूछता नहीं, लेकिन पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के नाम पे बेमतलब की चीजें भी केयर बताकर लोगों को चिपका दी जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 पता चलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं ज्यादा सी सेक्शंस हो रहे हैं। अगर इंश्योरेंस ना हो तो इन अस्पतालों में हर 100 में से 41 माओं की डिलीवरी सी सेक्शन से ही की जाती है। लेकिन अगर किसी पब्लिक स्कीम से महिला जुड़ी हो तभी ये नंबर 41 से 54 आउट ऑफ 100 हो जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मेडिकल तौर पर ये सर्जरी जरूरी ना भी हो तो भी इंश्योरेंस स्कीम्स ने हॉस्पिटल को एनकरेज किया है कि वो प्रोसीजर्स भी कर दे जिनकी जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ एक्स्ट्रा केयर, और जहाँ जान पर आई हो वहाँ आत्मनिर्भर बनी है। सरकारी हॉस्पिटल और फ्री दवाई सब पिछले जमाने की सोच है। आइए आपको नया भारत दिखाते हैं। जिन बच्चों में देश का भविष्य बसता हो उनके स्कूली बस्ते घर में सड़ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो खर्चा हुआ उसके कर्जे के चलते स्कूल से नाम कटाना पड़ा। जिन माँ बाप की सेवा के लिए आपने नौकरी पकड़ी थी उनका अभी हाल बेहद बुरा है। जिन्हें सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। सबसे गरीब परिवारों में जो सबसे बूढ़े सदस्य हो उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर में ही जाता है, लगभग 25% खर्च सिर्फ हेल्थ के लिए। रूरल इंडिया में यही आंकड़ा आ जाता है 20%। बुजुर्ग मर्दों में देखा जाए तो 18%, और वहीं दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जैसे SC कम्युनिटीज का खर्च आ जाता है 22%। लगभग 47% बुजुर्ग ऐसे घरों में रहते हैं जहां परिवार के मंथली खर्च का 10% हिस्सा स्वास्थ्य में ही लग जाता है, और अराउंड 14% एल्डरली ऐसे घरों में है जहां हेल्थ एक्सपेंसेस का टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ हिस्सा 40% से भी ज्यादा होता है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले लोगों का ये लोग क्या हाल करते हैं आप लोग जानते ही हैं। एक रिसेंट RTI रिपोर्ट हमें बताती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होकर PMJ का लाभ उठाने वालों में केवल 4% ही लोग दलित समाज से आते हैं, जबकि ST समाज से केवल 1.6%। CAG की रिपोर्ट ने PMJ में भ्रष्टाचार भी पाया है। डुप्लीकेट लाभार्थी, एक ही नाम के कई कार्ड्स, गलत सलत प्रोसीजर्स इत्यादि। CAG ने यह भी पाया कि कई जगहों पर कार्ड होने के बावजूद अस्पताल देखभाल से पल्ला झाड़ लेते हैं। लगभग 1.5 लाख PMJ IDs, करीब 5000 अकाउंट्स का आधार नंबर गलत पाया गया, और लगभग 7.5 लाख लाभार्थी। अगर यहाँ पे मेरी कोई चूक हो तो इसे फैक्ट चेक करके सरकार सही आंकड़ा बता दे, मगर ये मोबाइल नंबर किसका है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब हेल्थ तो वेल्थ भरोसे है या फिर भगवान भरोसे। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आप जुग जुग जियो। सरकारी सुविधाओं को ठीक करने के बजाय लोगों को लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर क्यों ढकेला जा रहा है? टेलीकॉम, रेलवे, एयरवे, स्कूल सब में ऐसा ही क्यों है? जवाब आप जानते हैं, वोट तो आपका है पर वीटो उनका। वही जुग जुग जियो वाले 4 लोग जो आपकी सबसे बड़ी मजबूरी में सबसे बड़ा मुनाफा ढूंढ रहे हैं। अब जो वो 4 लोग कहेंगे सरकार वही करेगी। बहुत केयरफुली क्यूरेटेड इमेज है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का ये मतलब आप तब नहीं समझे होंगे, पर यकीन है अब तक तो समझ गए होंगे। नया भारत है तो नया लोकतंत्र भी, और इस नई डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द कॉर्पोरेट, ऑफ द कॉर्पोरेट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर द कॉर्पोरेट। जनहित में जारी।